So we start the class explaining what already we have done in CRPC. The law classes have started for the subject Constitutional Law of India and CRPC. जैसे मैंने आपको पहले बताया भी था कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है 50 मार्क्स का कंपलसरी है लॉ पेपर 1 में, और आजकल जनरल स्टडीज में ऑलमोस्ट 200 में से 100 मार्क्स का कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इंडियन पॉलिटी रहती है। एसए का टॉपिक आपका रहता है 60 मार्क्स का, प्लस जो आप अदर सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी उनका यूज़ करें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, अदर एक्ट्स में जो है आपके। इसके अलावा जो आपके ट्रांसलेशंस आते हैं, जनरली कॉन्स्टिट्यूशन का ही कोई पैराग्राफ आपको मिल सकता है, और इंटरव्यू में तो खैर पेट इशू ही रहता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। दैट इज़ वाई वी आर डूइंग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इन डिटेल। ऑल्दो डिटेल में हम लोग सारे एक्ट्स करेंगे, बट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ थोड़ा ज़्यादा डिटेल करेंगे आपका। सेकेंड जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट किया दैट इज सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो बेसिकली as we have discussed, in every country we have two types of laws, criminal law and civil law. Criminal law is basically to administer criminal justice in our country or in any setup. As you all know, India is governed by rule of law. हिंदुस्तान में कुछ भी होना है तो विधि के शासन के अंतर्गत ही होना है। Everything is under rule of law, whether it is political administration, whether it is governance, whether your examination, आपके एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होंगे वो भी रूल ऑफ लॉ के तहत होंगे, रूल्स डिसाइड होंगे, वैसे सब चीज़ें तय होंगी। तो सिमिलरली आपका क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन, डिलीवरी ऑफ क्रिमिनल जस्टिस हैज आल्सो बी थ्रू रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन के तहत ही रहना है। दैट मीन्स क्रिमिनल लॉ या डिलीवरी ऑफ क्रिमिनल जस्टिस और कंट्री इज थ्रू अ लीगल सिस्टम, थ्रू वेरियस laws that have been enacted by the competent authorities. और सक्षम अधिकारी कौन माने, सक्षम प्राधिकारी कौन होते हैं हमारे देश में? लॉ का निर्माण करता है बेसिकली विधायिका। तो विधायिका लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाए हुए हैं उसी के लॉ के तहत हमारे यहाँ आपराधिक विधि के अंतर्गत न्याय लोगों को दिया जाता है। और सीआरपीसी आप देखेंगे, सीआरपीसी जो है दैट इज इन द कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची में है। जो शेड्यूल 7 आपका है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में केवल सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, दैट इज पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट में केवल स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन कंकरेंट लिस्ट में दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार हैं। केंद्रीय विधायिका दैट मीन्स पार्लियामेंट, संसद, और राज्य विधायिका मतलब विधानसभा और विधान परिषद आपका जो है, दोनों लॉ बना सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे क्रिमिनल लॉ में सेंटर के भी लॉज हैं और स्टेट गवर्नमेंट के भी लॉज हैं। तो पहली चीज तो ध्यान रखना है कि एवरी सिस्टम इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय रूल ऑफ लॉ एंड सो इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस इन आवर कंट्री। तो फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस व्हाट इज रिक्वायर्ड इज, फर्स्ट थिंग इज लॉ। और लॉ के एडमिनिस्ट्रेशन में, आपराधिक विधि के एडमिनिस्ट्रेशन में या सिविल लॉ के एडमिनिस्ट्रेशन में we need 2 type of laws. One is substantive law and second is procedural law. Substantive law means जो सार विधि है, ऐसा लॉ जो अपराध को परिभाषित करता है, कौन सा कृत्य, कौन सा एक्ट, कौन सा अपराध की श्रेणी में आएगा, उसको परिभाषित करता है।
किस अपराध के लिए कितनी सजा दी जाएगी उसको परिभाषित करेगा सार विधि, सब्सटैंटिव लॉ जो होता है। राइट्स एंड ड्यूटीज डिटरमाइन करता है सब्सटैंटिव लॉ। और प्रोसीजरल लॉ, प्रक्रियात्मक विधि, उस अपराध का, उस कृत्य का निर्धारण जो प्रक्रिया का पालन करके आप स्थापित करेंगे कि उस व्यक्ति ने वह कृत्य, वह अपराध किया है कि नहीं किया है। एक होता है जो डिफाइन करता है व्हाट कौन सा कृत्य, विच टाइप ऑफ एक्ट विल कम अंडर द विच कैटेगरी ऑफ ऑफेंस। और एक जो प्रक्रिया होगी जिसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि उसने काम किया है कि नहीं किया है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोसीजरल लॉ। तो हमारे लीगल सिस्टम में वी नीड लॉ, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस में वी हैव टू टाइप्स ऑफ लॉ, वन इज सब्सटैंटिव लॉ एंड अदर इज प्रोसीजरल लॉ। सब्सटैंटिव लॉ में हमने देख लिया आपका मेजर लॉ हमारे आईपीसी है, और आईपीसी इज द मेजर क्रिमिनल सब्सटैंटिव लॉ इन आवर कंट्री। इसके अलावा कई माइनर एक्ट्स हैं, कई माइनर लॉज हैं जिसमें कि सब्सटैंटिव ऑफेंसेस डिफाइंड है, जैसे आपका SC/ST एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, गुंडा एक्ट, NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 1967 जो काफी चर्चा में है आजकल। तो ये आपके सब्सटैंटिव लॉ हैं। तो सब्सटैंटिव लॉ में मेजर लॉ है इंडियन पीनल कोड IPC, और कई माइनर एक्ट्स हैं। इन एक्ट्स में भी अपराधों का को दर्शाया गया, डिफाइन किया गया है। SC/ST एक्ट में स्पेशल टाइप का। तो वी हैव मेजर क्रिमिनल लॉ एंड मेजर क्रिमिनल सब्सटैंटिव लॉ एंड माइनर सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉज, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी लॉज बनाए हुए हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी। स्टेट गवर्नमेंट का लॉ क्या है? गुंडा एक्ट, या महाराष्ट्र में जो माकोका बोलते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के लिए। इसके अलावा आपका प्रोसीजरल लॉ है। तो प्रोसीजरल लॉ इज CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि कौन सा कृत्य, कौन सा सब्सटैंटिव ऑफेंस को बना रहा है। ये प्रोसीजर के थ्रू तय होता है। और प्रोसीजरल लॉ भी आपका कंकरेंट लिस्ट में है। क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ इज इन कंकरेंट, समवर्ती सूची में। दैट मीन्स प्रोसीजर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, और अकॉर्डिंगली अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहें तो उस क्रिमिनल प्रोसीजर में अपने हिसाब से परिवर्तन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। जैसे आप देखा होगा सेक्शन 438 एंटिसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत, ये प्रावधान आपका CRPC के हमारे मेजर एक्ट में था, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं था। उत्तर प्रदेश में 1975-6 वगैरह में एंटिसिपेटरी बेल का प्रावधान हटा दिया गया था यूपी गवर्नमेंट लेजिस्लेचर ने। लेकिन पुनः 2019 से शायद 18 से एंटिसिपेटरी बेल का प्रावधान पुनः उत्तर प्रदेश में लागू हो गया है। तो 438 इसमें एंटिसिपेटरी बेल है आपका, जो अक्सर क्वेश्चंस भी आते हैं। ये आपका रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट ने फिर से उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया, प्रारंभ किया है। तो उसी प्रोसीजर लॉ को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अंडर रूल ऑफ लॉ फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस वी हैव सब्सटैंटिव लॉ एंड वी हैव प्रोसीजरल लॉ। वी हैव सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजरल लॉ। और जो आपका लॉ पेपर 2 है दैट इज बेसिकली प्रोसीजरल लॉ का पेपर है वो, जिसमें कि CRPC, CPC और एविडेंस एक्ट, ये तीनों प्रोसीजरल लॉ कहे जा सकते हैं। तो 3 मेजर प्रोसीजरल लॉज हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्रिमिनल लॉ के लिए, CPC सिविल लॉ के लिए, एविडेंस दोनों पे अप्लाई होता है, एविडेंस एक्ट तो साक्ष्य विधि है। तो एक पेपर हम लोगों ने स्टार्ट किया था लॉ पेपर 1 का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और एक हम लोगों ने प्रोसीजरल लॉ का CRPC स्टार्ट किया था। दो सबसे मेजर एक्ट्स हैं, बड़े एक्ट हैं
और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोगों ने सीआरपीसी स्टार्ट किया था और सीआरपीसी पेपर 2 में ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 80 मार्क्स का, अभी हम लोग पैटर्न डिस्कस करेंगे कभी, तो सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, इन तीन में से डिसाइड हम लोग करेंगे कौन सा पोर्शन हमको सारे सवाल करने हैं, किस पोर्शन से, किससे हमको चॉइस लेना है। तो ऑलमोस्ट चाहे तो आप 60 टू 80 मार्क्स का 200 में से सीआरपीसी आपका कवर करता है। तो सीआरपीसी और एविडेंस हम लोग डिटेल में करेंगे, सीपीसी भी करेंगे, लेकिन चॉइस आप रख सकते हैं कि सीपीसी हमको लिमिटेड सवाल करने हैं, एक पोर्शन से 3 सवाल करना होता है, बाकी से 2-2 करना होता है। तो पहले ही डिसाइड कर लेंगे किस पोर्शन से हमको 3 करना है, जिसे 3 सवाल करना है उसको डिटेल करना है। तो प्रोसीजर लॉ हम लोगों ने सीआरपीसी को स्टार्ट किया था। तो बेसिकली जैसे हम लोगों ने पहले कहा कि इट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस इन आवर कंट्री, एक सिस्टम है, और सिस्टम जो आपका रूल ऑफ लॉ के तहत है। तो किसी भी सिस्टम को लागू करने के लिए अल्टीमेटली तो हमको निर्धारण करना है कि इस व्यक्ति ने इस कृत्य में कौन सा अपराध किया है, लेकिन वो चीज हवा में नहीं हो पाएगी। किसी सिस्टम को आपको इम्प्लीमेंट करना है तो फर्स्ट यू नीड एन इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको एक आधारभूत संरचना चाहिए। जैसे आप इकोनॉमी में कहते हैं, इकोनॉमी का मतलब होता है आप अर्निंग करते हैं अपने जीवन यापन के लिए, आप इंडस्ट्री लगाते हैं, आप खेती करते हैं, तो वो बेसिक एक्टिविटी है, लेकिन वो जी हवा में नहीं होगी, उसके लिए भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। सड़क, बिजली, पानी, ये सब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटेट करता है किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। खुद में इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है सड़क, लेकिन सड़क अगर अच्छी नहीं रहेगी तो आप कोई भी चीज ले नहीं जा पाएंगे। पानी नहीं रहेगा तो आपका खेत नहीं होगा। इसी प्रकार से कि हर सिस्टम के लिए यू नीड अ इंफ्रास्ट्रक्चर, और जितना मजबूत आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतना ही मजबूत आपका एक्चुअल जो वर्क है वो होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो इस क्लास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका अच्छा लैपटॉप हो, अच्छा मोबाइल हो, फास्ट आपका नेट कनेक्शन हो, तो आपके क्लास की क्वालिटी बढ़ेगी। एक्चुअल चीज़ तो पढ़ाई है, बट ये चीज़ें आपके फैसिलिटेट करेंगे। तो इसी प्रकार से रिक्वायर्ड आपका है क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए यू नीड एन इंफ्रास्ट्रक्चर, और जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतना ही आपका इफेक्टिव क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन या क्रिमिनल जस्टिस का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो होगा। तो बार बार हम लोग, एक प्रश्न आता है हर जगह कि हमारे यहाँ इतनी पेंडेंसी क्यों है, क्रिमिनल लॉ हमारा इतना स्लो क्यों मूव करता है, हमारे यहाँ डिले क्यों होता है। और एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, न्याय देने में देरी करना न्याय ना देने के बराबर है। तो एक हमारे मेजर कारण तो है कि वी डोंट हैव इफेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे को चाहिए, जिसके जरिए हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं जस्टिस को, वो हमको होना चाहिए। तो कभी भी अगर निबंध आता है, कभी भी इंटरव्यू में आता है, तो आपको लिखना चाहिए कि सर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्स्ट रिक्वायर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, तो सीआरपीसी बकायदा उस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी सीआरपीसी में प्रोविजंस हैं। तो क्रिमिनल लॉ के एडमिनिस्ट्रेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब है वे चीज़ें जो एडमिनिस्ट्रेशन को, क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्लीमेंट, क्रियान्वित करने में सहायता प्रदान करती हैं। तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है लॉ, यू शुड हैव इफेक्टिव एंड सिंप्लीफाइड लॉ। सीआरपीसी में सारी बातें होनी चाहिए। दूसरा, यू नीड कोर्ट्स, न्यायालय होने चाहिए, न्यायालय होने चाहिए। फिर न्यायालय में न्यायाधीश, जजेस होने चाहिए। आप देखेंगे
कहा जाता है कि हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर जो लॉ है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है। दूसरा, हमारे पास पर्याप्त न्यायालय नहीं है। आप देखेंगे आए दिन जो है वकील जो है डिमांड करते हैं कि हमारी कचहरी में टिन शेड लगा हुआ है, पानी की व्यवस्था नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। न्यायालयों की बिल्डिंगें की स्थिति बड़ी खराब है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका कोर्ट, उसमें जो न्यायाधीश हैं, तो आप बार बार कहते हैं कि उतने पर्याप्त न्यायाधीश नहीं है। हर कोर्ट की वैकेंसी, हर जिले की वैकेंसी में 100 जज होने चाहिए, अगर वहाँ 50 ही जज हैं। तो मेजर हमारे यहाँ जो डिले होता है जस्टिस में, उसमें यह है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना इफेक्टिव नहीं है। और एक बार बार कहा जाता है कि हमारे यहाँ जो, जैसे कोई भी कृत्य न्यायालय को लगा, विधायिका को लगा कि अपराध होना चाहिए, उसने एनवायरमेंटल लॉ पास कर दिया, उसने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास कर दिया, लेकिन लॉ तो न्यायालय में इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन पैरेलल उसने न्यायालय नहीं बनाया, पैरेलल उसने जजेस नहीं नियुक्त किए। तो लॉ बना के आप क्या करेंगे? लॉ आपने बना दिया, अपराध होते जाएंगे, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा, तो पेंडेंसी बढ़ती जाएगी। अमेरिका में और वेस्टर्न यूरोप में और यूरोपियन कंट्रीज में पहले वो इंफ्रास्ट्रक्चर तय करते हैं, न्यायालय पहले बिल्डिंग बनाएंगे, उसमें जजेस की व्यवस्था करेंगे, तब जाके वो एक्ट पास करते हैं। कि जैसे ही एक्ट पास हुआ, कोई अगर ऑफेंस उसमें होता है, तुरंत न्यायालय उसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो इन सीआरपीसी जो पहला पार्ट है, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब अबाउट द लॉ, अबाउट द कोर्ट्स, अबाउट द जजेस। और इस न्यायालय के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में जजेस के अलावा वकील, डिफेंस लॉयर्स, जो बचाव पक्ष के वकील, सरकारी वकील, प्रोसिक्यूशन वकील। तो कई बार कहा जाता है कि हमारे यहाँ लॉयर्स ट्रेंड नहीं है, प्रशिक्षित लॉयर्स नहीं है। लॉयर जब वकालत करने जाते हैं तो क्या कोई ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है। अगर आपको कल वकालत करनी हो और जिसका फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, उसको स्वयं सीखना जाए कचहरी में, तो वी डोंट हैव एनी सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। केवल उन्होंने एग्जाम बना दिया, एआईबी का एग्जाम ले लिया, वो तो आपने लॉ का एग्जाम पास ही कर रखा है। एआईबी का एग्जाम पास करने से कौन बड़ा तीर मार रहे हैं आप, या कौन सी वकालत आप सीख जा रहे हैं? एलएलबी के बाद आप ऑल इंडिया बार एग्जाम, एआईबी के एग्जाम लेने, व्हाट फॉर व्हाट पर्पस? बार काउंसिल में आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, दैट इज ओके, लेकिन एआईबी के एग्जाम किस लिए ले रहे हैं आप? जो स्टूडेंट 4 साल 5 साल एलएलबी करके आया, दैट मीन्स ही नोज लॉ। एआईबी एग्जाम पास करने से वो नहीं हो रहा है लॉयर। उसके बजाय जब आप स्टूडेंट से फीस लेते हैं तो कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो कि भाई जो भी लॉ करेगा पहले जाके साल भर यहाँ पर एक इंटर्नशिप करे बकायदा इंस्टीट्यूट में, वहाँ टीचर्स आए बताएं, प्रैक्टिकल चीज़ें हों बताएं। तो ट्रेंड एडवोकेट्स, फिर प्रोसिक्यूशन के वकील होते हैं, अभियोजन पक्ष के वकील होते हैं, पॉलिटिकली अपॉइंट किए जाते हैं। दैट मीन्स, तो ये बेसिकली सारी बातें आपका सीआरपीसी में ही लिखा हुआ है कि कौन से कोर्ट होंगे, कौन से न्यायालय होंगे, कौन से जजेस होंगे, अभियोजन पक्ष के वकील कौन होंगे, डिफेंस पक्ष के वकील होंगे। इसके अलावा जेल, अल्टीमेटली अगर किसी को कन्विक्ट करेंगे तो जेल की व्यवस्था होगी। तो हालांकि जेल का जो जेल मैनुअल है उसका व्यवस्था उसमें दिया हुआ है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो हमने पढ़ा था एफआईआर होगी तो कोई इन्वेस्टिगेट करने वाली एजेंसी चाहिए। तो आप देखते हैं इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? हमारे यहाँ एक सिपाही करता है, उसको सीआरपीसी तो पता ही नहीं है, तो टेक्निकल बातों का इन्वेस्टिगेशन क्या करेगा? चेक बाउंसिंग में क्या सिस्टम हो गया है? कंपनी एक्ट कोई लॉ है, तो कंपनी लॉ में अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो किसी व्यक्ति ने कौन सा अपराध किया है, जो कंपनी एक्ट कहाँ से पता रहेगा? एनवायरमेंटल में उसको नीचे नहीं पता है। कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस का मान लीजिए कि जो आप ये कोरोना के काल में अगर कोई डॉक्टर ऑफेंस करता है तो कैसे पता लगेगा उसको? तो हमारे यहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, उसकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस का भी व्यवस्था इसके अंदर है।
अब पेंडेंसी क्यों है, तो सारी कमियां हैं ये। तो जो आप निबंध लिखेंगे तो बोलोगे हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में सारा व्यवस्था तो दे रखा है सीआरपीसी में, बट कितना एफिशिएंट है, दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो कहा जाता है सर सुझाव दीजिए क्या कि कैसे व्यवस्था को बिगाड़ेंगे, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, लॉयर्स एफिशिएंट होने चाहिए, इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसी आपकी है वो एफिशिएंट होनी चाहिए। तो जो आपके आईपीएस रैंक के लोग हैं उनको करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेशन दे रखा है एक सिपाही को, एक इंस्पेक्टर को, और 24 घंटा उसे काम लेते हो तो कुछ आता जाता नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन क्या करेगा। और आजकल क्राइम आप देख रहे हैं, व्हाइट कॉलर क्राइम्स है, साइबर क्राइम्स, इनके थ्रू क्राइम्स ज़्यादा हो रहे हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। उसको टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है। यहाँ बेसिकली कहने का मतलब यह है कि जो हम लोग सीआरपीसी पढ़ रहे हैं उसमें सीआरपीसी का जो पहला पार्ट है दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, उसका ब्यौरा भी आपके सीआरपीसी में दिया हुआ है। और सीआरपीसी को हम लोग 4 पार्ट में पढ़ रहे हैं। वी हैव टू डिवाइड सीआरपीसी इनटू 4 पार्ट्स। पहला पार्ट वही है इंफ्रास्ट्रक्चर, वे प्रोविजंस जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, मतलब जजेस के बारे में, जजेस के पावर के बारे में, प्रोसिक्यूशन अभियोजन पक्ष के बारे में, न्यायालयों के बारे में, इसका ब्यौरा दे रखा है जो सेक्शन 1 से लेकर मेरे ख्याल से 35 वगैरह तक है। और एक पार्ट जो हम लोग पहले बताना आपको मैं भूल गया कि सीआरपीसी का 2 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य क्या है, जो भी व्यक्ति अपराध करे उसका विचारण ट्रायल करके उसको जेल में भेजा जाए, तभी सोसाइटी आपकी क्राइम से फ्री होगी। अपराधी के लोग जो हैं उनको जेल भेजा जाए, एक पार्ट वो है। दूसरा, इस क्रिमिनल जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन में इनोसेंट व्यक्ति, जो निर्दोष व्यक्ति हैं, उनका हैरेसमेंट ना हो। तो हैरेसमेंट को रोकने के लिए प्रावधान है, वो सेक्शन 300 के बाद वाले हैं, जिसमें कि बेल प्रोविजंस हैं, एक व्यक्ति को 2 बार दंडित ना किया जाए, सेक्शन 482 है। तो एक पार्ट हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है वे प्रोविजन जिनको कि ट्रायल करके व्यक्ति को दोष सिद्धि की जाती है, सेक्शन 1 से लेकर लगभग 299 तक। दूसरा पार्ट वे प्रोविजन जो हैरेसमेंट से बचाने के लोगों के लिए है, वो सेक्शन 300 के बाद है। तीसरा पार्ट आपका हो गया वो प्रोविजंस जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं, कौन से न्यायालय हैं, किस न्यायालय का क्या अधिकार है, कौन कितनी सजा दे सकता है, प्रोसिक्यूशन क्या है, अभियोजन पक्ष के वकील का क्या रोल है, कौन अभियोजन पक्ष का वकील बन सकता है, जो सेक्शन 25 में दे रखा है। अब एक निदेशालय भी बन गया 25 में, सेक्शन से पूछा जाता है। एक कैटेगराइजेशन, वो प्रोविजन जो दो सिद्धि करते हैं, एक वो प्रोविजंस जो 300 के बाद है जो हैरेसमेंट से बचाने के लिए हैं, वो प्रोविजंस जो क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करते हैं। 3 हो गया आपका। चौथा पार्ट जो जनरली लोग सीआरपीसी समझते हैं कि सीआरपीसी मतलब यही प्रोसीजर ऑफ ट्रायल, कि ट्रायल विचारण की जो प्रक्रिया है, अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसका ट्रायल कैसे चलेगा और वह दोष सिद्धि चाहे उसको निर्दोष घोषित किया जाएगा। तो ट्रायल का एक प्रोसीजर है। ये मुश्किल से 100 प्रोविजन है, 484 में से मुश्किल से 100 सेक्शंस हैं ट्रायल वाले, लेकिन स्टूडेंट समझते हैं कि सीआरपीसी मींस ओनली ट्रायल, इसीलिए सीआरपीसी समझ में नहीं आती है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मालूम है, जब भी कोई बोलता है भी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ता है, तो आपके दिमाग में यार कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो उसमें फंडामेंटल राइट्स है, उसमें इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, उसमें सेंट्रल स्टेट रिलेशंस हैं, उसमें राष्ट्रपति के बारे में है, उसमें गवर्नर के बारे में है, उसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में है, तो आपके दिमाग में पिक्चर बना हुआ है।
लेकिन सीआरपीसी के बारे में कोई पिक्चर नहीं बना हुआ है। वही पिक्चर हम लोग बनाने का प्रयास स्टार्टिंग के क्लासेस में हम लोग किए हैं। इसका हम लोग एक रिव्यू टाइप का भी कर रहे हैं। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में मेजर डिस्ट्रीब्यूशन है वे प्रोविजंस जो किसी भी कृत्य को ट्रायल से गुजरकर उसको दोषसिद्धि या निर्दोष साबित करते हैं। फर्स्ट पार्ट 1 to 30 या 300। सेकेंड पार्ट जो निर्दोषों को हैरेसमेंट से बचाने के लिए हैं, बेल के प्रोविजंस, एक व्यक्ति को 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा, अपील के प्रोविजंस, रिवीजन के प्रोविजन, मतलब जो एक रिलीफ गिविंग प्रोविजंस हैं, जो रिलीफ देते हैं व्यक्तियों को। तीसरा जो पोर्शन आप बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, सीआरपीसी के वो प्रावधान जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डिनोट करते हैं। चौथा पार्ट वे प्रोविजन जो एक्चुअल जो ट्रायल है, इस समन किया, पहले एफआईआर लॉन्च होगी, फिर इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर समन इशू होगा, फिर प्रोसिक्यूशन पक्ष अपनी बातें बताएगा, डिफेंस पक्ष अपना एविडेंस देगा, फिर आर्गूमेंट होगा, फिर जजमेंट होगा। ये आपका ट्रायल। और जो लास्ट पार्ट आपका है, आप कह सकते हैं पांचवा पार्ट, जो हमारे शेड्यूल्स हैं, जो 2 शेड्यूल है, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। तो 5 पार्ट पे कर कर सीआरपीसी को पढ़ेंगे तो सीआरपीसी आपको समझ में आएगा। अब आपके दिमाग में कोई सीआरपीसी बोले तो ये बात आनी चाहिए कि सीआरपीसी में ये प्रोविजंस हैं, इस प्रकार के प्रोविजन है। पहला कि क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसका जिक्र भी सीआरपीसी में है। सीआरपीसी में ट्रायल की प्रक्रिया क्या होगी उसका सिस्टम भी सीआरपीसी में है। सीआरपीसी में वो प्रोविजंस भी हैं जो कि हैरेसमेंट के लिए, हैरेसमेंट से निर्दोष लोगों को बचाते हैं। बेल के प्रोविजंस हैं, रिवीजन के प्रोविजन हैं, रिलीफ गिविंग प्रोविजंस हैं। और इसमें शेड्यूल्स हैं, अनुसूचियां हैं जो बताते हैं कि कौन से अपराध नॉन बेलेबल हैं, कौन से बेलेबल हैं, कौन किसको ट्रायल करे, क्या करेगा। ये सारी बातें आपके सीआरपीसी में है जो हम लोग थोड़ा डिस्कस किया था डिटेल में पहले। इसके बाद जो हमने स्टार्ट किया था पढ़ाई करना, तो सेक्शन 1 से और सेक्शन 4 से, सीआरपीसी का सेक्शन 1 तो सीआरपीसी का सेक्शन 1 जो है सीआरपीसी का टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन बताता है। आगे जो सीआरपीसी लॉ है उसका अधिकार क्षेत्र क्या है, किस भौगोलिक क्षेत्र में सीआरपीसी लागू होगा, उसका डिस्क्रिप्शन सेक्शन 1 में है। जम्मू एंड कश्मीर तक किस लिमिट तक लागू होगा, नागालैंड में किस लिमिट तक लागू होगा, ये सारा प्रोविजन है सेक्शन 1 में। मतलब सेक्शन 1 में दिया हुआ है सीआरपीसी का जो भौगोलिक अधिकार क्षेत्र है, द जोग्राफिकल जुरिसडिक्शन ऑफ सीआरपीसी इज डिफाइंड, इज डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 1। फिर सेक्शन 4 हमने डिस्कस किया था हम लोगों ने, लीगल जुरिसडिक्शन ऑफ सीआरपीसी। लीगल जुरिसडिक्शन से मतलब यह है कि सीआरपीसी जो लॉ है वह किन लॉज पर लागू होगा, किस सब्सटेंटिव लॉ पर लागू होगा, किस प्रकार के अपराध पर लागू होगा। तो सेक्शन 4 क्लॉज 1, सेक्शन 4 क्लॉज 2। तो बेसिकली सीआरपीसी जो प्रोसीजर है वो आईपीसी में जो अपराध होंगे, अगर कोई आप कृत्य करते हैं और आप पर आईपीसी की धारा लगी है तो उस पर जो प्रक्रिया का पालन किया जाएगा वो सीआरपीसी वाली प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। लेकिन आईपीसी के अलावा जो लॉज हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, SC/ST एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, गुंडा एक्ट, NSA, इनमें कौन सा प्रोसीजर लागू हुआ, तो वो आपका सेक्शन 4(2) में है। उस एक्ट में जो प्रोसीजर दिया होगा वो प्रोसीजर लागू, सीआरपीसी लागू नहीं होगा। लेकिन अगर कोई प्रोसीजर उस एक्ट में नहीं दिया हुआ है देन सीआरपीसी विल अप्लाई। तो सेक्शन 4 डिस्क्राइब्स अबाउट द लीगल जुरिसडिक्शन ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 1 डिस्क्राइब्स द जोग्राफिकल जुरिसडिक्शन ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी का जो भौगोलिक अधिकार क्षेत्र है वो अप्लाई करता है सेक्शन 1।
सेक्शन 4 जो उसका लीगल जुरिडिक्शन है, जिसका कि हम लोग को यूज समझ में आया, जो हम लोग ने आज पढ़ा, अवेलेबल नॉन अवेलेबल। तो अगर ये कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो सेक्शन 4 का, तो बात समझने में दिक्कत आती है, बार बार आप भूल जाते हैं। नॉन अवेलेबल, अवेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, कौन सा अपराध किस श्रेणी का होगा, वो सब डिस्क्राइब शेड्यूल 1 में है। लेकिन जो अदर लॉज वाले हैं वो कैसे होंगे, तो लास्ट में लिखा हुआ है कि 3 साल से ज्यादा है, तो ये सारी बात है। तो सेक्शन 1, सेक्शन 4। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि माइलस्टोन, क्योंकि प्रोसीजर है ना, तो प्रोसीजर तो स्टेप बाय स्टेप चलता है। पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ये होगा, यही आपका प्रोसीजर का मतलब है। प्रोसीजर को बाईपास आप नहीं कर सकते हैं। देखिए, प्रोसीजर का जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, अगर कोई प्रोसीजर अप्लाई करके कोई काम आप करते हैं तो किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता है, किसी के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। प्रोसीजर का ये फायदा होता है। प्रोसीजर का नुकसान है कि डिले होता है, लेकिन अगर प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होगा, क्योंकि जैसे वो बाईपास करेंगे चीज पकड़ में आ जाएगी। और आप लोगों ने सुना होगा आईएसओ 9000। आईएसओ 9000 क्या है? बेसिकली क्वालिटी मेजरमेंट है वो, उसका बेसिक प्रिंसिपल ही यही है। यू डॉक्यूमेंट व्हाट यू डू एंड यू डू व्हाट यू डॉक्यूमेंट। मतलब जो आप कर रहे हैं उसको लिखिए, और जो लिख रहे हैं उसको करिए। यही आपका आईएसओ 9000 का है। अगर ये प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे तो हमेशा क्वालिटेटिव वर्क सामने निकल के आएगा, गुणवत्ता हमेशा आपको मिलेगी। अगर आपने कोई सिस्टम लिया कि पहले मैं ये करूंगा, फॉलो करेंगे आप, तो क्वालिटेटिव ही रिजल्ट आएगा। तो प्रोसीजर फॉलो करने का मतलब होता है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है, अल्टीमेटली जो गोल है वो आपको मिलेगा। तो प्रोसीजर का मतलब है किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, फेयर ट्रायल मिले, जो दोष जिसने कृत्य किया होगा दोषी सिद्ध होगा ही होगा, और जिसने नहीं किया होगा बचेगा ही बचेगा, इफ यू फॉलो द प्रोसीजर। इसलिए इतना महत्वपूर्ण है प्रोसीजरल लॉ। केवल आप एक हल्के में कहते हैं बड़ा डिले होता है, इससे डिले भले ही जरूर होता है, लेकिन अगर प्रोसीजर फॉलो होगा तो जस्टिस मिलेगा। जहां पर बाईपास हो जाता है प्रोसीजर, वहीं पर समझिए कि इनजस्टिस हो रहा है। तो अच्छे जज की पहचान यही है कि जो प्रोसीजर दिया, भले ही आप कहेंगे कि लकीर के फकीर हैं, लेकिन अच्छा जज वही होगा जो प्रोसीजर को बाईपास नहीं करने देगा किसी भी एजेंसी को, चाहे कोई कितना बड़ा क्यों ना हो। जो आप बात कह रहे हैं, आपकी बात हम मानने को तैयार हैं, बट यू कम विद द प्रोसीजर, क्योंकि जैसे ही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, अगर उन्हें कुछ गड़बड़ी की होगी तुरंत पकड़ में आ जाएगी। तो प्रोसीजर लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एंड जस्ट डिलीवरी ऑफ क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन। डिले वाला पार्ट निश्चित रूप से है, लेकिन डिले होता है वो मनुष्य के इंटेंशन के कारण। जैसे आपको अपना चार्जशीट पेश करना है, आप 2 साल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, तब ना डिले हो रहा है। आपको 2 महीने के अंदर, 1 महीने में इन्वेस्टिगेशन करके अपनी चार्जशीट न्यायालय में दे देनी चाहिए। जज को उसी दिन संज्ञान ले लेना चाहिए, मना कर देना चाहिए, लेकिन जज लगाएगा 3 महीना। जो काम उसको आधा मिनट में कर देना है देखकर कि संज्ञान लिया गया, वो 3 महीना लगाएगा। समन भेजा गया आरोपी व्यक्ति को 204 में कि आप 4 जुलाई को आइए, वो 4 जुलाई को आएगा लेकिन 1 साल बाद आएगा। तो प्रॉब्लम तो वहां पर है, व्यक्ति के अपने एक्टिविटी पर, प्रोसीजर में दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दोष देते हैं कि प्रोसीजर बड़ा दिक्कत है। आप नहीं टाइम से आ रहे हैं, समन 4 तारीख को पहुंचिए वहां, आप दूसरी पार्टी को जवाब देना है अगले डेट में 20 दिन के अंदर,
वो आपका 10 साल लगा देता है। फिर जजमेंट लिखना है तो जज साहब जो 1-1 साल तक डिलीवरी नहीं कर जजमेंट। अभी एक यूपीएसआई उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का 2016 की परीक्षा में 3000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किया। वो यूपीएसआई यूपी दरोगा बन चुके हैं। उन्होंने ट्रेनिंग भी कर दी, उनकी ट्रेनिंग भी हो गई साल भर पहले, उनको पहला स्टाइपेंड भी मिल गया। लेकिन वो अपॉइंटमेंट जो हुआ था वो परीक्षा में कुछ गड़बड़ियाँ थी स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन को लेकर, तो उसके रेट हम लोगों ने हाई कोर्ट में किया। तो हाई कोर्ट ने पूरा रिजल्ट क्वॉश कर दिया, 3000 स्टूडेंट्स का रिजल्ट क्वॉश कर दिया गया कि गलत अपॉइंटमेंट हुआ, दूसरे आएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार और यूपीएसआई रिक्रूटमेंट बोर्ड सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट चला गया था 2019 में, उसमें हम लोग यहाँ से उधर से स्टूडेंट्स की तरफ से, और उसमें बाकायदा बहस चली। उसमें तमाम 20 वकील जितने भी टॉप लॉयर आपके हिंदुस्तान के हैं, रोहतंगड़ी से लेकर सब लोग, इवन हरीश साल्वे तक, सब लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए। अल्टीमेटली उस पर फाइनल हियरिंग सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच ने की इन सितंबर 2020। सितंबर 2020 में उसकी हियरिंग कंप्लीट हो गई, जजमेंट डिलीवर होना है, और अभी देखिए 9 महीना होने जा रहा है, वो जजमेंट अभी तक नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट आज तक नहीं आया है, बहस खत्म हुए 9 महीना हो चुका है। तो प्रॉब्लम इज विद द ह्यूमन बींग्स, जो मनुष्य है, जो इन्वॉल्व हैं, उनके साथ प्रॉब्लम है। इस प्रोसीजर में दिक्कत नहीं है। तो जो आपका एक निबंध आएगा या कभी आप सजेशंस मांगे जाते हैं इंटरव्यू में, तो सारा पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर रहे। तो जो मैंने आपको सेक्शन 1, सेक्शन 4, उसके बाद एक बेसिक स्टेप्स, जो बेसिक आपके प्रोसीजर के फेसेस हैं सीआरपीसी में, क्रिमिनल लॉ में, वो मैंने आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस लिखाए थे और कहा था इसको रट डालिएगा। तो पुनः लिखा दे रहा हूँ, फिर लिखिए उसको। देखिए, इंपॉर्टेंट फेसेस इन क्रिमिनल जस्टिस। तो पहला आपका है सेक्शन 154, जिसमें कि एफआईआर है। सेक्शन 200, जिसमें कि क्रिमिनल कंप्लेंट है। एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है, जिसमें कि सेक्शन 161, सेक्शन 164, सेक्शन 167, ये इन्वेस्टिगेशन के मेजर प्रावधान हैं। एफआईआर होने के बाद ही क्रिमिनल लॉ मोशन में आता है और एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं, और पुलिस फिर आपको अपनी रिपोर्ट पेश करती है 173(2) में। 154 से एफआईआर लिखाई और उसने अपना कलेक्शन किया एविडेंस पुलिस ने, और 173(2) में उन्होंने अपनी पुलिस रिपोर्ट पेश की। पुलिस का रोल यही खत्म। पुलिस का काम होता है केवल इन्वेस्टिगेशन करना। और उसका फिर 173(8), अगर बाद में भी कुछ पुलिस को कुछ एविडेंस में लगता है तो वो फिर पुनः सप्लीमेंट्री रिपोर्ट के रूप में दे सकता है 173(8). तो फर्स्ट पेज ये है, लॉजिंग ऑफ एफआईआर, कलेक्शन ऑफ एविडेंस मतलब इन्वेस्टिगेशन, और एंड फिर सबमिशन ऑफ पुलिस रिपोर्ट 173(2) में। इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फेस आता है दैट इज 190, जिसमें कि मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है, कॉग्निजेंस टेकिंग स्टेप, जो आपका होता है क्रिमिनल लॉ में सेक्शन 190। इसके बाद सेक्शन 204, जब न्यायालय आरोपियों को समन या वारंट इशू करता है कि वह आके अपने बारे में बात कहें, समन वारंट जाता है कि भाई आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है या फिर आपके पास इन्वेस्टिगेशन में रिपोर्ट आई कि आपने ये अपराध किया है, तो सेक्शन 204 इशुएंस ऑफ प्रोसेस, थर्ड मेजर स्टेप है।
बल्कि चौथा, पहला 154 एफआईआर, दूसरा 173 दो पुलिस रिपोर्ट, तीसरा 190 का संज्ञान लेना अपराध का, और फिर 204 जिसमें कि समन या वारंट इशू होता है फॉर द पर्पज ऑफ अपीयरेंस ऑफ द एक्यूज बिफोर द कोर्ट। उसके बाद फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्रेम होना। न्यायालय चार्ज, देखिए चार्जशीट अलग इशू है। चार्जशीट का मतलब होता है कि पुलिस ने अपनी तरफ से बताया है कि ये व्यक्ति आरोपी थे, ने अपराध किया है, लेकिन पुलिस की बात न्यायालय नहीं है। समन करने के बाद चार्ज फ्रेम होता है, चार्ज फ्रेम न्यायालय करता है, जो हम आपके एग्जाम में आता भी है। ऑप्शन रहेगा, एक स्टोरी रहेगी, चार्ज फ्रेम करिए। तो चार्ज फ्रेमिंग प्रोजेक्ट सबसे टफ काम यही है। आप देखोगे न्यायालय में जाकर चार्ज फ्रेम होता ही नहीं है, इसमें पेंडेंसी तो बढ़ेगी ही। चार्ज फ्रेमिंग सबसे टफ काम है, सबसे टफ काम है चार्ज फ्रेम करना। तो चार्ज फ्रेम आरोपी के सामने होता है, बकायदा आपको लिखना पड़ता है आपके पास ये चार्ज लगाया जाता है। चार्ज फ्रेमिंग के बाद फिर ट्रायल, जो विचारण की प्रक्रिया है, और उसके बाद जजमेंट। तो ये आपका प्रोसेस है ट्रायल और उसका। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इज द टफेस्ट जॉब। जज साहब लोग कहते हैं, अगर कोई वकील कहता है भाई सर चार्ज फ्रेम करिए, तो कहता है भाई आप लोग चार्ज फ्रेम करके ले आइए। दोनों पक्षों जज साहब कहते हैं कि आप चार्ज फ्रेम करके ले आइए, और न्यायालय में डिस्कस करके फ्रेम हो जाता है। तो ना वकील साहब को आता है, ना प्रोसिक्यूशन को आता है, किसी को, तो इसलिए वो टाइम लटकता रहता है। सबसे ज़्यादा टाइम लगता है चार्ज फ्रेमिंग में, उसके बाद ट्रायल, उसके बाद जजमेंट। जजमेंट के बाद की प्रक्रिया है, उस जजमेंट के खिलाफ आरोपी व्यक्ति या विक्टिम व्यक्ति कोई भी अपील कर सकता है। रिवीजन 497 में, 397 में रिवीजन। रिवीजन, अपील, रेफरेंस। सीआरपीसी में, क्रिमिनल लॉ में रिव्यू नहीं होता है, सीपीसी में देखेंगे रिव्यू भी होता है। सीआरपीसी में रिव्यू का कोई भी प्रावधान नहीं है, रेफरेंस है, रिवीजन है और अपील है। तो जजमेंट न्यायालय ने दिया उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं, रिवीजन जा सकते, कहीं जा सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट आपके सेक्शन कौन से हैं? 460, 461, 467, 468, 482, ये सारे प्रोविजंस हैं जो कि रिलीफ देने के लिए हैं विक्टिम को या उसको। इसके अलावा सेक्शन 300, 300, फिर 301, 303, 320, 321, जो आप लोग डिस्कस किया था, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वगैरह। इसके बाद बेल के प्रोविजंस हैं 436, 436 कैपिटल ए, 437, 438 एंटिसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत, और 439 जब सेशन कोर्ट के सामने या फिर हाई कोर्ट के सामने लोअर कोर्ट के खिलाफ आप बेल लेने जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल सेक्शन जो मैंने आपको पहले बताया था वो ये सेक्शन आपको एकदम रटे होने चाहिए। सेक्शन 1, सेक्शन 4, सेक्शन 154, 161, 164, 167, 173(2), 173(8), 190, सेक्शन 200, सेक्शन 204, फिर आपका 211, चार्ज के ऊपर है 211,
211, 216, फिर ट्रायल का प्रोसेस सिस्टम आपका है। उसके बाद फिर आपका 366, पहले लिखिए 300, 300, 301, 303, 313 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 313, 315, 319, 320, 321, 324, 366 अक्सर एग्जाम्स में आता है, 368 ये मृत्युदंड के ऊपर हाई कोर्ट का और सेशन कोर्ट का, फिर आपका 397, फिर आपका 436, 436 कैपिटल ए, 437, 438, 439, 460, 461, 467, 468, 482 और 406 भी लिख लीजिए, 406, और एक लिखिए सेक्शन 6, सेक्शन 26, सेक्शन 41 और सेक्शन 144, सेक्शन 145 और सेक्शन 125 मेंटेनेंस, भरण पोषण। इतने सेक्शंस आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए, और बार बार हमने सेक्शंस को बार बार क्लास में इसलिए बोला ताकि आपको रट जाए। अच्छा, सीआरपीसी में प्रोसीजरल लॉ है, लेकिन उसमें कुछ सब्सटैंटिव लॉ भी हैं। जैसे आपका सेक्शन 125 ये सब्सटैंटिव राइट है, इसमें भरण पोषण का निर्धारण होता है। तो सेक्शन 125 जो आपका है दैट इज अ सब्सटैंटिव लॉ, सब्सटैंटिव राइट है। तो कुछ सेक्शंस जो हैं सब्सटैंटिव लॉ के भी हैं, सब्सटैंटिव ऑफेंस के भी हैं सीआरपीसी में, इसमें सेक्शन 125 है। क्राइम को रोकने के लिए सोसाइटी क्राइम फ्री है, सीआरपीसी का एम है, तो प्रोटेक्शन ऑफ क्राइम के लिए भी कुछ प्रोविजंस हैं, सेक्शन 144, 145, 107, 116, क्राइम को रोका जा सके। तो सीआरपीसी में क्या प्रोविजंस हैं? जो क्रिमिनल लॉ को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, को लॉ, कोर्ट, जजेस, वकील, अभियोजन पक्ष, जेल, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मतलब पुलिस, इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट, इसके बारे में प्रावधान है। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो सब्सटैंटिव लॉ हैं, जैसे 125 क्राइम को और सिक्योरिटी के लिए हैं, कुछ 107, 116, 144, 145, 146 सब्सटैंटिव लॉ मेंटेनेंस भरण पोषण वाले 125 से 28 तक। इसके अलावा जो ट्रायल वाले प्रोविजंस हैं, मतलब और ट्रायल में इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है 154 से लेकर 173 तक, उसके बाद ट्रायल के प्रोविजंस हैं। उसके बाद वे प्रावधान हैं जो कि विक्टिम को रिलीफ देने के लिए हैं, हैरेसमेंट से बचाने के लिए प्रावधान है 300 के बाद के। और फिर आपके दो शेड्यूल से अंत में, और इसके अलावा जो माइलस्टोन्स हैं सीआरपीसी के, जहाँ पर कि प्रोसीजर अगले स्टेप पर जाता है, तो 154, 173,
190, 204 और फिर ट्रायल और जजमेंट। तो ये सारी बातें हम लोगों ने पिक्चर डिस्कस किया था। इसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पार्ट है, क्रिमिनल कोर्ट्स कौन से हैं, कौन से कोर्ट ट्रायल कर सकते हैं, क्रिमिनल ट्रायल, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सेक्शन 6 में लिखा हुआ है क्रिमिनल कोर्ट्स कौन कौन से हैं, तो उसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी आता है क्रिमिनल कोर्ट में। तो सेक्शन 6 डिस्क्राइब्स अबाउट द क्रिमिनल कोर्ट्स, जिसमें कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी शामिल है। लेकिन सेक्शन 26 में क्या है, कौन सा कोर्ट ट्रायल कर सकता है, कौन से न्यायालय विचारण कर सकते हैं, वो सेक्शन 29 में, तो उसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं है। प्लस किस मजिस्ट्रेट को, किस न्यायालय को कितना पावर है, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, स्पेशल मजिस्ट्रेट्स, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, असिस्टेंट सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, हाई कोर्ट, ये कौन से न्यायालय हैं, इनको क्या अधिकार है, ये सारी व्यवस्था हम लोग डिटेल में पढ़ी थी। और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्टिंग से शुरू, सेक्शन 1 4 डिटेल पढ़ा था, सेक्शन 1 सेक्शन 4 और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो आर्टिकल्स हैं, और एक मैंने आपको बेसिक स्टेप्स बता दिए थे, तो हम लोग थोड़ा बहुत और डिस्कस किया। और उसके बाद हम लोग स्टार्टिंग से सेक्शन 2 से स्टार्ट किए थे, जिसमें कि डेफिनेशन क्लॉज पहले वो समझना है, उसी में से कई सवाल आते हैं, बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल, समन केस, वारंट केस, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, कंप्लेंट, पुलिस रिपोर्ट, ये सारी बातें जो सेक्शन 2 में है, वो हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो एक बेसिक सिस्टम मैंने आपको बता दिया, पुनः रिवाइज कर दिया, कुछ लोगों को जानकारी, कुछ लोग लेट आए थे। अब हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, मतलब सेक्शन 2 से जो हमने आज डिस्कस किया था, वही चीज़ सेक्शन 2 से, डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे सेक्शन 2, और फिर आपका 154 पर सेक्शन 2 का पूरा डिस्क्राइब किया जाएगा हम लोग। उसके बाद फिर अरेस्ट के प्रोविजंस, इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम, फिर ट्रायल का सिस्टम, ऐसे 1 बाई 1। अब एग्जाम में आप लोगों को आंसरिंग, बेसिकली अल्टीमेटली एग्जाम देना है, एग्जाम देना है, तो प्रीलिम्स तो आप लोगों को दिक्कत, सारे सवाल कर ले आएंगे, प्रीलिम्स सब लोग पास हो जाएंगे। मेन एग्जामिनेशन में योर एफर्ट इज रिक्वायर्ड, तो जब जब कहा जाएगा लिखिए तो लिखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें मैं आपको एक बेसिक फंडामेंटल्स लिखा दूंगा, ताकि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लिखाते जा रहे हैं, तो ऐसे आपको हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन 2 से, तो बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल, ऐसे करके नोट्स जहाँ जहाँ मिलती जरूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ आपको नोट्स लिखाते जाऊँगा। और क्वेश्चन की आंसरिंग करने को कहा जाए तो क्वेश्चन की आंसरिंग करिए। तो कल फिर हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 2 से, थोड़ा सा फिर से आपको और रिवाइज होगा, और फिर अब हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे सेक्शन 2 के बाद। सेक्शन 2 कंप्लीट हो जाएगा, तब अरेस्ट वाला पोर्शन पहले, सबसे पहले है, फिर इन्वेस्टिगेशन का है, फिर ट्रायल्स का है, फिर बेल के प्रोविजंस हैं, और फिर जो आपके मिसलेनियस प्रोविजंस हैं। ये जंग से हमारा सीआरपीसी चलेगा। जब पूरा खत्म हो जाएगा, फिर एक बार रिवाइज करेंगे, 2-3 क्लास लगेगा, तो आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ पर पिन पॉइंटेड चीज़ें हम लोग काफ़ी टाइम लगाएंगे, उसमें ध्यान रखिएगा। जैसे कॉग्निजेंस में काफ़ी टाइम लगाया, तब जाके बात समझ में आई। ऐसा 313, 315, 319 जल्दी समझ में नहीं आते हैं सब, ये तो टाइम लगाएंगे। जहाँ जहाँ टाइम की आवश्यकता पड़ेगी, वी विल गिव द टाइम, तब आपको बात समझ में आएगी, और आप पाएंगे जब क्लास खत्म होगी तो हर चीज़ समझ पा चुकी हो, सब कुछ रट भी चुके हो। ओके, तो कल हम लोग फिर मिलते हैं एट 9:30। कल से जीएस वाली क्लास, फ्राइडे सैटरडे संडे को जीएस चलेगा, मंडे टू थर्सडे लॉ चलेगा आपका। पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीआरपी से खत्म करेंगे, तो जाके फिर 2 नए एक्ट्स आपके बाद में लेंगे। और जनरल स्टडीज कल से, तो आप एकदम बी एश्योर कि आपको जितने भी एक्ट हैं, क्या कहते हैं लॉ में, एक एक एक्ट हम लोग डिटेल में करेंगे, एक एक एक्ट क्या, एक एक सेक्शन और एक एक कंसेप्ट डिटेल में करेंगे, आपको बात समझ में आ जाएगी और रट जाएगी। लेकिन जो आंसर राइटिंग वाला है वो आप प्रैक्टिस करते रहिए, दिखाते रहिए, उस पर हम लोग चेंजेस करते रहेंगे।
और जो भी वैकेंसी नेक्स्ट आए, चाहे हायर एजुकेशन, हायर जुडिशल सर्विसेज की या पीसीएस वाली, आप लोग अगले स्टेप में हो जाना है। जनरल स्टडीज लॉ कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश थोड़ा थोड़ा, इसलिए हिंदी में लिखा है तो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में, दोनों में लिखिए आप लोग, ठीक है। ओके, गुड नाइट। कल हम लोग 9:30 बजे फिर मिलेंगे एट 9:30। ओके, थैंक यू।